चलो, नींद खोल लो अपनी और हेडिंग डालो। टॉर्क। हेडिंग डालो। टॉर्क। टॉर्क पूरे 1 घंटे का टॉपिक है, तो ध्यान से सुनना पूरे 1 घंटे। ठीक है। टॉर्क क्या है? टॉर्क, टॉर्क ऐसा फोर्स है जो घुमाता है, मतलब फोर्स नहीं है, टॉर्क टॉर्क है, फोर्स फोर्स है। जैसे मास मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? घूमता हुआ मास। वैसे टॉर्क क्या है? वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स को, रिजिड बॉडी को घुमाता है। टॉर्क फोर्स से आता है। टॉर्क पर फोर्स चलाता है और टॉर्क घुमाता है। पर टॉर्क फोर्स से ही आता है। समझना बात को, टॉर्क कहीं और से नहीं आता। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास से ही है, मास की वजह से ही है, लेकिन मास नहीं है वो, है ना। वैसे टॉर्क आता फोर्स से ही है, पर वो फोर्स नहीं है, फोर्स चलाता है। ट्रांसलेशनल मोशन के लिए जिम्मेदार फोर्स होता है, रोटेशनल मोशन के लिए जिम्मेदार टॉर्क होता है, पर टॉर्क फोर्स से ही आता है। जैसे कि ये दरवाजा है, कैमरे में नहीं दिखता। इस दरवाजे को अगर कुछ भी करना है, खोलना है, बंद करना है, तो मुझे फोर्स ही लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? पर फोर्स लगाने से घूम गया, ये तो मतलब टॉर्क तो आया है, क्योंकि घुमाता तो टॉर्क ही है। अगर कोई चीज फोर्स लगाने से घूम रही है, मतलब उस फोर्स का टॉर्क उस बॉडी पर आया है, वरना वो घूमती नहीं। समझ में आई बात? अगर वो घूमी है, घूमने का मतलब एक्सिस के आउट घुमा है ना दरवाजा, तो वो टॉर्क है, टॉर्क आया। पर टॉर्क अगर मैं उस पर फोर्स नहीं लगाता, धक्का नहीं मारता, तो क्या टॉर्क आता? दरवाजा घूमता? नहीं घूमता। ठीक है। तो टॉर्क आता फोर्स की वजह से ही है। अब यहाँ पे तीन एग्जांपल, तीन तीन डायग्राम बता रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूँ। आप समझने की कोशिश करना और टॉर्क की फील। मान लीजिए एक रॉड है, रॉड, इसके अबाउट हिंज है। हिंज शब्द अब आपको खूब सुनने को मिलेगा। हिंज का मतलब बेसिकली ऐसा है, जिसके अबाउट कोई बॉडी घूम सकती है। ये जो मार्कर है, ये मेरी उंगलियों के बीच में हिंज है। ठीक है, अरे समझ में, ये हिंज। और इस पर मान लीजिए एक फोर्स लगा है एफ, यहां से R1 दूरी पर। और एक और रोड रॉड है, वही रॉड है ये मान लो, वो भी हिंज है, पर उस पर फोर्स हिंज एक्सिस के, हिंज पॉइंट के पास लगा है। मजे की बात, दोनों फोर्स सेम लगाए मैंने, दोनों फोर्स सेम लगाए। अब ऐसा अपन, अच्छा इसमें बताओ किस में टॉर्क ज्यादा आएगा? फोर्स सेम लगा है, बस आर अलग अलग है। तो दरवाजे पे अपन ये करके देखते हैं। दरवाजे पर अपन दो तरीके से फोर्स लगाएंगे। एक फोर्स तो यहाँ लगाएंगे जो एक्सिस से बहुत दूर है, और जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ, दरवाजा घूम रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही मेरी उंगलियों को मैं एक्सिस के पास ले जाऊंगा। अब मेरे को इसको घुमाने के लिए बहुत ज्यादा दम लगानी पड़ती है, मतलब समझ में आ रही बात आपको क्या? फोर्स अगर सेम लगाऊंगा, तो जितना पास जाऊंगा टॉर्क कम हो जाएगा, और अगर मुझे टॉर्क उतना ही प्रोड्यूस करना है, तो फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, अगर मैं पास में हूं तो। ठीक है क्या? ये बात समझ में आ गई क्या? मतलब R1 इज ग्रेटर देन R2, टॉर्क 1 इज ग्रेटर देन टॉर्क 2। टॉर्क आर पे डिपेंड करता है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टॉर्क का साइन है। हाँ, ठीक है क्या? टॉर्क आर के प्रोपोर्शनल आएगा। दूसरा सिचुएशन देखते हैं। दूसरी सिचुएशन में हम वापस से दो दो रॉड्स लेते हैं, और इस बार सेम डिस्टेंस पर लगाएंगे, पर दो अलग अलग फोर्स लगाएंगे। डिस्टेंस हम सेम लिखेंगे, आर आर। बताइए, इस बार मैं कह रहा हूं अगर F1 बड़ा है और F2 छोटा है, तो टॉर्क 1 बड़ा होगा, टॉर्क 2 छोटा होगा। बड़े फोर्स से बड़ा टॉर्क। सेम डिस्टेंस पे लगे हैं फोर्स, फोर्स अलग अलग है। पहला फोर्स बड़ा है, तो मैं अभी गेट में करके दिखाएंगे, तो अगर ज्यादा फोर्स लगाऊंगे तो गेट जल्दी घूमेगा, टॉर्क बड़ा आएगा, तेज घूमेगा, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा है। अगर फोर्स ज्यादा आता है तो एक्सेलरेशन ज्यादा आता है, वैसे टॉर्क ज्यादा आता है तो एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा आता है, अल्फा ज्यादा आता है। दूसरी सिचुएशन एकदम क्लियर है।
तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन, सुनना आप। मैं दरवाजे पे फोर्स लगा रहा हूं। कैसे लगा रहा हूं, ध्यान से देखना। फोर्स में इस तरीके से लगा रहा हूं, दिन भर लगा रहा हूं। ये क्या है, घूमेगा क्या? क्यों, फोर्स तो लगाया मैंने। पर फोर्स लगाने के बावजूद ये घूमा नहीं, मतलब इस फोर्स से टॉर्क पैदा नहीं हुआ, टॉर्क नहीं है। तो टॉर्क एक इस चीज पे भी डिपेंड कर रहा है कि आप कितने एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं। समझ में आ रही है बात तुम्हें? जैसे रॉड में करके देख। तो मान लीजिए एक रॉड ऐसी है और दूसरी रॉड ऐसी है। सेम रॉड है, मतलब ये अपनी मार्कर जैसी मान लो दो रॉड है। एक पर तो फोर्स हम कैसे लगा रहे हैं, एकदम सामने की तरफ लगा रहे हैं मान लो, या किसी एंगल, थोड़े एंगल पे लगा लेते हैं कि यहां से फोर्स एफ है, डिस्टेंस आर है, पर ये एंगल थीटा 1 है। दूसरे केस में भी फोर्स एफ ही है, एफ ई नहीं, एफ ही है, और डिस्टेंस भी सेम है, पर एंगल बदल दिया है और एंगल छोटा कर दिया है। ये एंगल किस किस के बीच में? आर एंड एफ के बीच का एंगल है। आर एंड एफ के बीच एंगल मैंने छोटा कर दिया। मैं कह रहा हूं कि एंगल छोटा है, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। अब बताइए, अगर ये एंगल मैं जीरो ही कर दूं, फोर्स सिर्फ ऐसे लगे, तो वो रॉड को घुमाएगा नहीं। वो रॉड को सिर्फ खींच के लंबा करने की कोशिश करेगा, और लंबी होगी नहीं रॉड, क्योंकि वो एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी होती है कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बदल नहीं सकता। समझ में आई बात? और जितना ज्यादा ये एंगल होगा, उतना अच्छा टॉर्क आएगा सेम फोर्स पे, सेम आर पे। जितना ज्यादा ये एंगल होगा, देखो फोर्स के दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट तो क्या करेगा, इसको खींचेगा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो रॉड को घुमाएगा। तो जितना बड़ा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, रॉड कट पे लगने वाला टॉर्क उतना ज्यादा है। तो जितना बड़ा एंगल होगा, तो देखो टॉर्क, परपेंडिकुलर फोर्स क्या आएगा यहाँ पे, एफ साइन थीटा। थीटा जितना बड़ा होगा, साइन थीटा उतना बड़ा होगा, तो एफ साइन थीटा उतना बड़ा होगा, ऐसा। ठीक है क्या, मतलब वो वाला कंपोनेंट उतना बड़ा हो जाएगा। तो अगर थीटा 1 बड़ा है, तो मैं कहूंगा टॉर्क 1 इज ग्रेटर देन टॉर्क 2। तो बेसिकली टॉर्क फोर्स से ही आता है, पर तीन बातों पर वो निर्भर करता है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास से ही आता है, लेकिन वो मास के साथ साथ उसकी जो डिस्टेंस है, एक्सेस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। वैसे ही यहाँ पे भी टॉर्क जो है फोर्स से ही आता है, लेकिन तीन बातों पर डिपेंड करता है। और टॉर्क वेक्टर फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे, क्रॉस का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है। ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर एफ साइन थीटा। ये टॉर्क की डेफिनेशन, आर क्रॉस एफ टॉर्क डिफाइन होता है। अब पढ़ेंगे डिटेल में टॉर्क को, पहले ये छाप लो। तो पहले हम पढ़ेंगे टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना सीखेंगे। ये जो पॉइंट हम ले रहे हैं, जिसके अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं, हम उसको एक पिवट जैसा मान रहे हैं। जैसे शोल्डर, जैसे एक्सिस में तो एक कंस्टेंट होता है, जैसे डोर की आप एक्सिस के अबाउट घूमता है, ये इसमें कंस्टेंट है। इसको आप डोर को ऐसा नहीं खोल सकते लैम्बोर्गिनी गेट जैसा, इसको केवल ऐसे ऐसे ही कर सकते हैं आप, हाँ। लेकिन पॉइंट के अबाउट कोई अगर पिवट है, तो आप उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर गोल 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 कैसे भी घुमा सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो पहले हम पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना सीख रहे हैं, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। तो जैसे मान लीजिए कोई, अभी देख लेना है ना, बोर्ड भर जाए तब तसल्ली से लिखना, वरना ये छूट जाएगा ये, और ये छूट गया तो गया, चैप्टर ही गया। ये एक पॉइंट है, एक्सिस नहीं है। एक्सिस और पॉइंट अलग अलग चीज होती है, ध्यान रखना है ना। पॉइंट है, पॉइंट पिवट जैसा मान के चलो, इसमें आप रॉड को कैसे भी घुमा सकते हैं। एक्सिस में कंस्ट्रेंट आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इतना ही काफी है। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट ओ के अबाउट
आपको टॉर्क निकालना रहेगा, और मान लीजिए जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ऐसे लग रहा है, एफ कितने एंगल पर, किसी एंगल थीटा पर, ठीक है क्या। हमने अभी अभी देखा टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ, मतलब समझेंगे इसका, टॉर्क नीचे ओ लगाया, इसका क्या मतलब है, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। आर वेक्टर का मतलब ध्यान से सुने, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, रेडियस मत बोल देना, आर वेक्टर रेडियस नहीं है, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है। अच्छा, जहां पे फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट को पी बोल देते हैं, तो आसानी रहेगी समझने में। जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है वो ओ है, जिसके अबाउट जिस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज पी, तो जो आर वेक्टर है वो है ओपी। आर, ये ओ से पी का जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ये कहलाएगा आर वेक्टर। और एफ वेक्टर क्या होगा, एफ वेक्टर तो जो फोर्स है वो होगा। तो थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, ये ऐसा। तो ये है टॉर्क। अच्छा, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब बात आती है, मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे आर एफ साइन का, पर डायरेक्शन, डायरेक्शन आपको क्या लगता है कैसे निकाल लीजिए, कैसे निकलेगी डायरेक्शन। बोले डायरेक्शन क्या है, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, आर क्रॉस एफ, एन कैप आता था, ध्यान करो इसमें। तो टॉर्क की डायरेक्शन आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, पहला तो क्रॉस प्रोडक्ट करके, क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे आप एन कैप की डायरेक्शन निकालते हो राइट हैंड थंब रूल से, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आप कैसे निकालते हो, राइट हैंड थंब रूल, ए क्रॉस बी, तो ए की साइड उंगलियां बी को घुमा दो, ऐसा करके, है ना, आसान है ना। जल्दी से बताना आर क्रॉस एफ करके इसमें डायरेक्शन क्या है। यहाँ एक डायग्राम बनाए ना, यहाँ पे आर वेक्टर भी पता है, एफ वेक्टर भी पता है, तो बता, सीधा हाथ, सीधा हाथ, राइट हैंड थंब रूल, बताइए। आर क्रॉस एफ, बाहर बाहर, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर क्रॉस एफ बाहर आएगा, यानी कि के कैप मान लेते हैं बाहर, अपवर्ड डायरेक्शन। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका डायरेक्शन निकालने का, और मेरा फेवरेट, मैं इसी से निकालता हूँ, मुझे मजा आता है, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। इसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे घूम रहा है, और फिर हम उंगलियों को उसी डायरेक्शन में घुमा देते हैं, और अंगूठे की डायरेक्शन आती है। तो एक मेरे को एक छोटी ऑब्वियस इसमें विजुलाइज करना पड़ेंगे चीजों को। हिंज का मतलब ये हो गया, ऑब्जेक्ट ये हो गया, फोर्स कैसा लग रहा है, ऐसे लग रहा है, फोर्स के दो कंपोनेंट, एक ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा। तो अगर फोर्स का कंपोनेंट ऐसा आएगा, तो अगर ये रॉड मान लेते हैं, तो रॉड कैसी घूमेगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सही है। तो उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो अंगूठा किधर आया, बाहर आया, सेम सेम डायरेक्शन आई। अब तरीके दो हैं, आंसर दो थोड़ी है। तो मेरा ये एक्सेल वेक्टर वाला तरीका मेरे को अच्छा लगता है। देख लो आप, किधर घूमेगा ऑब्जेक्ट, और उंगलियों को वैसे घुमा दो, अंगूठे की डायरेक्शन वैसी आ जाएगी। और ये तरीका भी सही है, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देखते हैं राइट हैंड थंब रूल से, वैसा भी आप कर सकते हैं। दो तरीके आप, समझ में आई के बाद, अरे आई क्या, ठीक है। तो अब इधर सीखना, अब मुद्दे की बात कर लेते हैं, ये तो हो गई बोर्ड लेवल की बातें। अब थोड़ी अच्छी बातें करें। पहली बात, टॉर्क के फॉर्मूलों की बात कर रहे हैं, कि अगर हमारे पास सवाल आएगा तो हम टॉर्क कैसे निकालेंगे। तो टॉर्क वेक्टर बराबर क्या है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अगर आर वेक्टर दे रखा है, एफ वेक्टर दे रखा है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे और टॉर्क आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका इसका, मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ साइन थीटा, इससे केवल मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन इससे निकालनी पड़ेगी। और फर्स्ट वाले तरीके में डायरेक्शन निकल के बाहर आएगी, निकल के बाहर आएगी का मतलब अपने आप आएगी। चलिए, दूसरा फॉर्मूला ये हो जाएगा, इसमें लेकिन मैग्नीट्यूड आएगा सिर्फ, है ना। आपको आर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए सवाल में, एफ पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए थीटा किसको कहते हैं, थीटा होता है आर और एफ के बीच का एंगल। पर ये हम काम में नहीं लेते हैं, हम फर्स्ट काम में लेते हैं। मैं अभी सवाल कराऊंगा तब समझाऊंगा आपको, और बाकी मैं अभी पहले सारे फॉर्मूले बताता हूँ कौन कौन से लगेंगे, है ना। तो ऐसा अलग अलग नहीं है, सब एक दूसरे से ऐसे बनाए हमने इधर से उधर उधर, ठीक है। तो
तीसरा देखिए, तीसरे को समझने की कोशिश करिए क्योंकि ज्यादा काम तीसरा ही आएगा। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट है ओ। अच्छा, जब अभी लिखेंगे हम तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे, तो अभी छापना मत, यहाँ पे लिखाना है कि आर वेक्टर का मतलब क्या है, एफ वेक्टर का मतलब क्या है, ये सब लिखेंगे अपन अभी यहाँ, है ना। तो अभी लिखना मत, अभी समझो पहले, ये ओ है, ये पी है। फोर्स मान लीजिए ऐसे लग रहा है किसी एंगल थीटा पर, ठीक है। ये एंगल मैं जब भी आपको दे रहा हूं तो आर और एफ के बीच का एंगल दे रहा हूं। सवाल जरूरी नहीं है कि आपको एंगल हमेशा आर और एफ के बीच का दे। तो गलती में मैं कई बार क्या करता है, हमें तो थीटा ध्यान रहता है, थीटा की वैल्यू डाल देते हैं, हम ये देखना भूल जाते हैं कि वो क्या एंगल आर और एफ के बीच का है या नहीं है। तो उस बात से बचने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते ही नहीं। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, बोले सर देखो एफ के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा और एक इधर होगा। ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसको हम बोल रहे हैं एफ पैरेलल। किसके पैरेलल, आर वेक्टर के पैरेलल। आर वेक्टर क्या है, ओपी। ओपी के जो पैरेलल फोर्स होगा वो फोर्स टॉर्क पैदा नहीं करेगा, वो केवल इस हिंज पर फोर्स जनरेट करेगा। सब सपोर्ट पे फोर्स बढ़ाएगा, नॉर्मल बढ़ाएगा, बेसिकली जो भी उसको आप बोलो। घुमाएगा नहीं, घुमाएगा कौन, फोर्स का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। किसके परपेंडिकुलर, आर के। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन। क्या हमेशा ये परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा होगा, जरूरी नहीं है, थीटा पे डिपेंड करता है। लेकिन चूंकि मैंने थीटा यहाँ माना है और ये सारी चीजें यही थीटा मान के लिखी है, तो मैं यहाँ एफ साइन थीटा की जगह क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, एफ परपेंडिकुलर। मतलब हमारा तीसरा फॉर्मूला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम सबसे ज्यादा काम में लेंगे टॉर्क निकालने के, हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क बराबर आर का मैग्नीट्यूड इंटू एफ परपेंडिकुलर। एफ परपेंडिकुलर मतलब फोर्स का वो कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर है। तो यहां से आपकी वो दिक्कत खत्म हो जाएगी कि थीटा कौन सा रखना है, हमें थीटा रखना ही नहीं है, हमें तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है। समझ गए क्या, अब थीटा कोई सा दिया हो हमें उससे क्या फर्क पड़ रहा है। और एक और देखो, यहाँ पे एफ को, साइन थीटा को एफ के साथ ले लिया तो ये बन गया आर एफ परपेंडिकुलर। अब मैं साइन थीटा को आर के साथ लूंगा और देखते हैं क्या बनता है। आर साइन थीटा का मतलब क्या होगा इस डायग्राम में, जरा समझते हैं, ये भी बहुत काम आएगा। तो ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए ये वही ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ओ है जिसके बाद टॉर्क निकालना है, ये पॉइंट पी है जहां पे फोर्स लग रहा है एफ, और ये एंगल क्या है, थीटा। आर क्या होता है, ओ से पी की लेंथ आर है, और ये जो वेक्टर है वो आर वेक्टर है। सही है क्या। अब सुनना ध्यान से, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे आर साइन थीटा लेना है, मतलब आर के कंपोनेंट करने हैं। आर ये है, आर के कंपोनेंट करने हैं, तो सुनना ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूँ कि एफ जो फोर्स है, ये फोर्स की जो लाइन है उस लाइन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। इसको बोलेंगे अपन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ फोर्स जो मन करे बोल दो, ठीक है। अब हिंज से मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखना ध्यान से, परपेंडिकुलर, इसको मैं कह रहा हूं आर परपेंडिकुलर। ये एंगल थीटा है, तो ये सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। ये आर हाइपो, आर कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा, आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा हो गया आर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर किस पे है, लाइन ऑफ फोर्स के। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। बोले सर इनमें से कौन सा काम में लेना है, कोई सा भी ले लेना, बात तो सारी सेम ही है। समझ में आई बात, बात सारी सेम है, इनमें से आप कोई सा भी काम में लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सबसे आएगा। तो चार क्यों बताएं, ऐसी स्टाइल मानने की। तो यहाँ हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। यहाँ फोर्स के परपेंडिकुलर है आर, यहाँ पे आर के परपेंडिकुलर है फोर्स। अपने जान अपने उसमें समझने के लिए 3 दिन बाद भी समझ में आए, अपने हिसाब से चाहो तो थोड़ा थोड़ा कुछ लिख लेना, बाकी डायग्राम में देख लेना, डायग्राम में समझाया हुआ है। यहाँ पे फोर्स के कंपोनेंट किए हैं और यहाँ आर के कंपोनेंट। छापो, छापो। और यहाँ आर वेक्टर जब आओ तो मुझे एक बार बता देना, मैं बता दूंगा ये क्या है। क्या है वैसे बोल देता हूँ, इट इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। पॉइंट पी क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और ओ क्या है, जिसके अबाउट हमें टॉर्क निकालना है। तो बेसिकली ये है ओपी वेक्टर, ओ से पी का वेक्टर। कैसे निकालते हैं अपन, पोजिशन वेक्टर, इसके कोऑर्डिनेट माइनस इसके कोऑर्डिनेट करके हम निकालते हैं, जहां कोऑर्डिनेट दिए होंगे वहां निकालते हैं, ठीक है। तो ये लिख लेना, इट इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ।
तो हम जब भी क्वेश्चंस करेंगे तो मैं बोलूंगा फर्स्ट लगाना है क्या, फर्स्ट का मतलब ये होगा, सेकंड का मतलब ये होगा, थर्ड वाला, और लास्ट का मतलब ये होगा कि हम इनमें से कौन सा फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगाना चाहते हैं सॉल्व करने के लिए। इसको हम इग्नोर करके चलेंगे, ये हमारे लिए नहीं है। ठीक है, हमारे लिए फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। ठीक है, आप चाहो तो मैं एक्चुअल नंबर बोल लूं। बोलो कौन सा नंबर बोलूं, इसके नंबर बोलूं कि इसको फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड माने, मतलब हम मान के चलेंगे तीन ही तरीके हैं टॉर्क निकालने के। कब कौन सा लगाना है मैं आपको बता दूंगा। देखो मैं इसमें फर्स्ट लगा रहा हूँ, मैं इसमें सेकंड लगा रहा हूँ, मैं इसमें थर्ड लगा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नोट डालिए और लिखिए उसमें कि टॉर्क अबाउट अ पॉइंट विल बी जीरो इफ या व्हेन टॉर्क अबाउट अ पॉइंट विल बी जीरो व्हेन। तो टॉर्क अबाउट अ पॉइंट क्या होता है, मॉड ऑफ आर, मॉड ऑफ एफ, साइन थीटा। तो तीन कंडीशन में टॉर्क जीरो हो सकता है, या तो ये जीरो हो जाए, या ये जीरो हो जाए, या ये जीरो। इन तीनों में से कोई अगर एक भी जीरो हो गया तो टॉर्क क्या आएगा, जीरो। तो सबसे पहला वाला तो सबसे आसान है कि अगर मॉड ऑफ एफ फोर्स ही नहीं लगाया तो दरवाजा कैसे खुलेगा। अरे हाँ कि ना। तो पहला तो ये सुन लो, अब दूसरा तीसरा ध्यान से सुनना, मेरी बात गौर से सुनना। दूसरा, अगर एफ जीरो है तो टॉर्क जीरो होगा, पक्की बात है ना। दूसरे वाले में ध्यान से देना कि मान लीजिए कि ये रॉड है और ये अपना पॉइंट ओ हो गया, हिंज है ना, और ये पी हो गया। आप फोर्स इस तरह, अच्छा ओपी वेक्टर क्या हो गया, ये ओपी वेक्टर हो गया, आर वेक्टर। अब आप अगर फोर्स ऐसा लगा रहे हो, मतलब रॉड को खींच रहे हो, या इसके अपोजिट भी, या इसके अपोजिट भी, तो इस केस में बेसिकली आप इन तीनों में से किसको जीरो कर रहे हो, साइन थीटा। साइन थीटा जीरो होगा अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए और 180 डिग्री हो जाए। इन दोनों केसेस में आपका टॉर्क, मतलब इन दोनों क्या है, 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री जाए, इन दोनों केसेस में अगर आप फोर्स लगाओगे, मतलब रॉड को खींचोगे या रॉड को ऐसे धक्का मारोगे, रॉड नहीं घूमने वाली। अरे हाँ की ना। ये मैं किसके लिए लिखा रहा हूँ, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, ये ध्यान रखना, अबाउट अ एक्सिस चीजें बदल जाएंगी, थोड़ी सी बदलेंगी, ज्यादा नहीं बदलेंगी पर बदल जाएंगी। और तीसरा, कि मान लीजिए कि ये रॉड है, ये ओ है, लेकिन फोर्स आप यहीं लगा रहे हो, एक्सिस पे, यही पी है, ओ भी यही है, पी भी यही है। तो बताओ अगर एक्सिस पे रॉड पे फोर्स लगाओगे तो रॉड कैसे घूमेगी। आप दरवाजा खोल के दिखाओ, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए आपको फोर्स कहाँ लगाना है, उस एक्सिस पर जिस पे दरवाजा लगा हुआ है। तो दरवाजा खुलेगा क्या। इसमें क्या जीरो हो रहा है, बेसिकली आर जीरो हो रहा है। इसमें आर जीरो होने की वजह से टॉर्क जीरो हो रहा है, इसमें साइन थीटा जीरो होने की वजह से टॉर्क जीरो हो रहा है, और इसमें फोर्स जीरो होने की वजह से टॉर्क जीरो हो रहा है। तो इन तीनों केसेस में टॉर्क जीरो आएगा, और इसके अलावा एक दो बातें और लिख लेंगे, इसी नोट में नहीं लिखेंगे, अगले नोट में लिख लेंगे। पहली बात तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिख ही रहा है वो तो डायरेक्शन निकाल रहे हैं। दूसरी बात, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर, आर इंटू एफ। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और ये प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट की, कि टॉर्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। टॉर्क हमेशा आर वेक्टर के, एंड टॉर्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर। ये किसकी प्रॉपर्टी है, क्रॉस की, कि जो क्रॉस होता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। लिख लो ये बात। और इस तरीके से आपका टॉर्क खत्म हो गया है। एक एक दो एग्जांपल और करेंगे, उसके बाद मेरी साइड से टॉर्क खत्म हो जाएगा, फिर आपको दिमाग लगा लगा के मैं करवाऊंगा सवाल, उसमें आपको बताना है कि टॉर्क कैसे निकालें। ठीक है, दो क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा ताकि आपको ये थ्योरी उसमें लगाना सिखा दूं। एक मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, मैं करा रहा हूं, ध्यान रखना, इसको आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है और अंत में लिखना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें कई भ्रम टूटेंगे आपके, और ये ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 हैं। यहाँ पर एक पॉइंट पी है जिस पर एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ एफ। अगर एफ की वैल्यू दी है मान लो 10 न्यूटन, देन फाइंड टॉर्क
अबाउट ओ। क्या करना है? टॉर्क अबाउट ओ निकालना है। सबसे पहला भ्रम, बोले सर यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक कोई रॉड दिख ही नहीं रही, घुमा किसको रहे? अरे किसको घुमा रहे? कोई है ही नहीं। तो बिल्कुल सही बात है, टॉर्क निकालने के लिए किसी को घुमाना जरूरी नहीं, हम किसी पॉइंट के बाद टॉर्क निकाल सकते हैं। मतलब जैसे इस मार्कर पर नीचे एमजी लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, तो बताओ उस पंखे के अबाउट इसका टॉर्क कितना होगा? पंखे और इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई यहाँ से वहां तक कुछ कनेक्शन नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इस पे लगने वाले एमजी का टॉर्क उस पंखे के अबाउट निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात? वैसे ही यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई अटैचमेंट नहीं है, यहाँ पे मान लीजिए कोई पार्टिकल या कुछ है, उस पर फोर्स लग रहा है एफ, उस फोर्स का टॉर्क हमें ओ के अबाउट निकालना है तो निकाल सकते हैं। समझ में आ गई की बात? ठीक है, टूट गया भ्रम। चलिए, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मान लीजिए दे रखे हैं 2,3 दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 2,3। ठीक है, मैं आपको टॉर्क तीनों तरीके से निकाल के दिखाऊंगा। मतलब इस क्वेश्चन में मैं तीनों तरीके अप्लाई करके आपको बताऊंगा कि उनका यूज कैसे लेते हैं आप, टॉर्क के तीन फॉर्मूलों का। लेकिन जब भी कोई सवाल आएगा तो उसमें तीनों तरीके से टॉर्क निकालना है, किसी भी एक तरीके से सही टॉर्क निकालना है। ठीक है, मैं आपको यूज करने के लिए बता रहा हूँ कि तीनों तरीके का यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहले पहला तरीका यही कर लेते हैं। पहला तो पहला होता है टॉर्क वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो सबसे पहले मैं आर वेक्टर लिखूंगा। आर वेक्टर क्या होगा बताइए? कोऑर्डिनेट पता है अपन को, 2i कैप प्लस एफ वेक्टर क्या होगा बताइए? अब क्या करना है बताइए? टॉर्क बराबर 2i कैप 3j कैप क्रॉस माइनस 10j कैप। सरल सा है तो डायरेक्ट कर देंगे, डिटरमिनेंट की जरूरत नहीं है। ये 2 इंटू -10 -20 हो जाएगा, आई क्रॉस जे के हो जाएगा, फिर जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा। ये टॉर्क का क्या आंसर हो गया? यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 20, और डायरेक्शन क्या आ गई? -k कैप। इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों अपने आप आ जाते हैं। समझ गए क्या? पर इसमें आपको आर वेक्टर और एफ वेक्टर खुद से बनाने पड़ सकते हैं, या हो सकता है दिया हो आर वेक्टर एफ वेक्टर तो मजे ही आ गए, फिर तो डायरेक्ट क्रॉस कर दो। नहीं दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो फिर आप पहले उनको वेक्टर में लिख लो और फिर करो। पर इसमें आपको पहले वेक्टर में आपको लिखने पड़ेंगे अगर नहीं दिए हैं तो। और आप ये चाहते हैं कि आप ये फॉर्मूला लगाएं, तो पहले आप आर वेक्टर निकालो, एफ वेक्टर निकालो, क्रॉस करो। समझ गए? तो कुल मिला के ये तरीका तब उपयोगी होगा जब 3D में वेक्टर्स दिए हैं, जैसे आई जे के, ये भी फोर्स भी आई जे के कुछ 3D का फोर्स दिया है, और तो फिर सोच पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप तो कर लूंगे, सोच पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में हम आर क्रॉस एफ कर देते हैं डिटरमिनेंट लगा के और काम खत्म हो जाता है। दूसरा तरीका, दूसरा मेरा कहने का मतलब वही है, तीसरा जो है दूसरा तो हम कभी यूज में नहीं लेंगे, मतलब ऐसे कोई अपन को दुश्मनी नहीं है, पर वो कुछ खास नहीं है। दूसरा क्या है हमारा? आर एफ परपेंडिकुलर, है ना? तो इसको जरा फिर से डायग्राम बना के, और हमारे हिसाब से जो जो काम की चीजें, आर क्या होगा, एफ परपेंडिकुलर क्या होगा, वो सब देखना पड़ेगा ना। तो वो हम, तो ऐसा नहीं है कि टॉर्क यूं ही आ जाएगा, आपको फॉर्मूला लगाने से पहले मसाले तैयार करने पड़ेंगे खुद से। समझ में आ रही है क्या बात? ये ओ है, ये पी है, अरे है कि नहीं? सबसे पहले आपको यहाँ मॉड ऑफ आर लिखना पड़ेगा, तो मॉड ऑफ आर बताइए क्या होगा? बोले मॉड ऑफ आर क्या होगा? ओ से पी को मिलाने वाली लाइन ही तो आर होगी। और एफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा? फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। किसके परपेंडिकुलर? आर के। तो मतलब फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा। हमें कौन सा वाला लगेगा? ये वाला लगेगा। ये चीजें निकालनी पड़ेंगी। निकलेंगी कैसी सर? कोऑर्डिनेट्स वगैरह दिए हो, इनका यूज करो कुछ। तो जैसे मान लो कि ये डिस्टेंस तो कितना मान लो, क्या पता है? ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? तो ये सब ज्योमेट्री खुद ही सोचो, खुद ही सोचो कि अच्छा ये जरूरत है तो ये ऐसा कर लेते हैं, वो जरूरत है तो वैसा कर लेते हैं। नई चीजें कम ही है, पुरानी चीजें ही ज्यादा होंगी, ध्यान रखना। समझ में आई की बात? अगर मैं ये एंगल थीटा ले लेता हूँ तो ये 90 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। तो अगर मैं यहाँ से टेन थीटा निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा? 3 बाई। अरे ठीक है क्या? और अगर मैं फोर्स परपेंडिकुलर निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा? अरे फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे ना,
ये एफ कॉस थीटा आ जाएगा। तो एफ परपेंडिकुलर बराबर क्या आएगा, एफ कॉस थीटा। ये दिख रहा है क्या, एफ नीचे लग रहा है, एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा। बोले सर यहाँ तो साइन थीटा आना चाहिए ना, आपने बताया था एफ साइन थीटा बराबर एफ परपेंडिकुलर। नहीं, मैंने ये नहीं बताया था। मैंने बताया था कि कंपोनेंट करने हैं, जो परपेंडिकुलर होगा वो परपेंडिकुलर होगा, कॉस थीटा साइन थीटा नहीं होते परपेंडिकुलर। ठीक है, हैं जी, सही है यहाँ तक। तो जरा वैल्यू डाल दो, एफ परपेंडिकुलर बराबर एफ की वैल्यू कितनी है, 10 10 10, और कॉस थीटा 2/√13। तो 2/√13, ये आपका एफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। एक मसला आ गया, दूसरा मसला आर। आर क्या है, बेसिकली ये वाली लेंथ। तो ये तो कितनी हो गई, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो √13 हो गई। अरे हाँ की ना। और फाइनल आंसर, टॉर्क बराबर मॉड ऑफ आर एफ परपेंडिकुलर मॉड ऑफ आर हो गया √13, ये हो गया 10 × 2/√13। √13 से √13 गया, कितना आ गया, 20 आ गया। टॉर्क अबाउट ओ का मैग्नीट्यूड 20 आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, आना भी चाहिए था। पर डायरेक्शन आ गई कैसे, नहीं, डायरेक्शन खुद से सोचेंगे। आप बताइए कि यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम रहा है क्या, सर यहाँ तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कौन क्लॉकवाइज घूमेगा, कौन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। लेकिन आप हमेशा एक ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, आप हमेशा ओ से पी को मिलाने वाली एक रॉड मान सकते हैं डायरेक्शन देखने के लिए। यहाँ कोई रॉड वॉड नहीं है, है क्या, नहीं है, है नहीं है। पर आप हमेशा जब भी डायरेक्शन निकालना चाहो, आप ओ से पी को मिलाने वाली एक रॉड मान सकते हैं। और जरा आप गौर से सोच के बताइए कि ओ से पी को मिलाने वाली एक रॉड है और पी पर फोर्स लग रहा है नीचे एफ, तो बताइए रॉड कैसी घूमेगी, क्लॉकवाइज घूमेगी कैसे। देखो ऐसे समझ पा रहे हो आप, ये अपना क्या हो गया रॉड, ओ ओ ये रहा, क्या है, अरे ये ओ है, ये पी है, मैं इस पे नीचे फोर्स लगाऊंगा तो कैसे घूमेगी रॉड, क्लॉकवाइज घूमेगी तो अंदर। तो क्या आ गया, -1। तो आ गया -20 के, क्या फिर से, अरे आ गया क्या। और एक और तरीका, फोर्थ, थर्ड, क्या करें, ये तो हो गया सेकंड। क्या क्या दिख रहा है बोर्ड वहां पे, अरे उधर का बहुत सारा खाली पड़ा है, चलो इधर कर देते हैं। थर्ड, थोड़ा सा कैमरा उधर कर देते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, टॉर्क बराबर आर परपेंडिकुलर मॉड एफ, आर परपेंडिकुलर मॉड एफ। तो उसके लिए हम फिर से देखेंगे यहाँ पे डायग्राम में, एफ ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ फोर्स लग रहा है नीचे, ये ओ है। यहाँ पे क्या करते हैं आपको पता है ना, फोर्स का लाइन ऑफ फोर्स एक्सटेंड करते हैं। क्या करते हैं, लाइन ऑफ फोर्स को एक्सटेंड करते हैं, और हिंज से, या वो पॉइंट जिसके अबाउट हमें, हिंज तो है ही नहीं सर यहाँ पे, कोई है ही नहीं, रॉड वॉड कुछ भी नहीं है ना, तो वो पॉइंट जिसके अबाउट हमें टॉर्क फाइंड करना है वहां से। तो इसको एक्सटेंड किया और ओ से एक लाइन डाली, परपेंडिकुलर लाइन, इसको बोलेंगे अपन आर परपेंडिकुलर, जो कि किसके बराबर होगी, 2 के बराबर। एफ पता ही है, आर परपेंडिकुलर मिल गया, हो गया काम खत्म, आ गया टॉर्क। तो टॉर्क बराबर आर परपेंडिकुलर 2 हो गया, और एफ की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो टॉर्क बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। रही बात डायरेक्शन की, तो ये जो आर होता है वही रॉड है, आर ही तो घूम रहा है बेसिकली। तो आर कैसा है इसमें, इधर फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, कैसे घूमेगा, -i गैप। अरे आ रहा है समझ में, इस तरीके से ये होगा। तो ऐसे आप तीनों तरीकों का यूज करके टॉर्क निकाल सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि किस किस सवाल में किससे फास्ट हो जाएगा, वो आपको मन में सोच लेना है कि अगर ये करूंगा तो ये करना पड़ेगा, मन में कर रहे हो ये सब, ये करूंगा तो ये निकालना पड़ेगा, और ये करूंगा तो ये निकालना पड़ेगा, सीधे हाथ से देखो देवी। तो बस इतना मन में सोच के आपको वो तरीका मन लगा देना कि इससे, और बाई चांस मान लो आपने सोचा कुछ और, निकला कुछ और, तो कोई बात नहीं, 3 स्टेप ज्यादा होंगे, आंसर तो सेम आएंगे।
ठीक है, तो छापो। ठीक है, तो फिर इतना जो टॉर्क में आज सीखा है अच्छे से रिवाइज करके आना, तो कल हम टॉर्क के और थोड़े सवाल करेंगे, टॉर्क अबाउट एक्सिस सीखेंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे एनएलएम ऑफ रोटेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सलेशन निकालना और ये फोर्स इक्विलिब्रियम निकालना, इक्विलिब्रियम में क्या क्या होएगा, ये सब हम चालू करेंगे। एनएलएम ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब बेसिक डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। अभी तो केवल अपन जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है, टॉर्क कैसे लिखना है। सवाल तो आएंगे अभी। अबे तुमको क्या लगा इस चैप्टर में सवाल ये होगा कि फाइंड द टॉर्क? अबे हद है यार। चलिए।